बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेचैनी आरएसएस की बढ़ी हुई है। आरएसएस की बेचैनी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जिन राज्यों में मुख्यमंत्री रहते हुए ये दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, इनके बिना वहाँ कोई फैसला ही नहीं लिया जाता है, जो भी वहाँ बैठा हुआ डम्मी के रूप में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के लिए क्या किया जा सकता है, उस राज्य के लोगों की भावनाओं और उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेगा, ये सारी बातें आरएसएस के जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उस सर्वे रिपोर्ट में आरएसएस काफ़ी चिंतित है। झारखंड की तो झारखंड में भी जिस तरह का आपने काम किया, हेमंत सोरेन को उनकी भाभी सीता सोरेन को ला करके आप सत्ता पर आना चाहते थे, लेकिन वो तो हेमंत सोरेन ने ऐसा दाव खेला कि आप चारों खाने चित्त हो गए। वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो कोर टीम के मेंबर हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया 17 तारीख को बुला करके एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा गया था कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है, रिदम के लिए किया जाता है। कुछ रिदम है ककहरा जब पढ़ाया जाता है इतना जोर से बोला जाता है लंबा, वो रिदम के लिए कि बच्चों को याद हो जाए। एक क बोलने में उसको जितना लंबा खींचना पड़ता है, ये रिदम है। उसी तरह से बार बार ये करने की कोशिश की जा रही है कि याद रखिए कि कैसे आपको आगे चलना है। आप बहुत महीन रस्सी पे चल रहे हैं, इतनी महीन रस्सी पे चल रहे हैं कि कभी भी टूट सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भीतर की बात करने बैठे हैं, जहां बिहार के राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे चल रही उन कहानियों के बारे में हम बाबा के साथ चर्चा करते हैं। पूरे देश भर में एनडीए की सरकार चल रही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन किसके बदौलत? सीएम नीतीश के बदौलत। सीएम नीतीश के हाथ में एनडीए की कमान है, तभी एनडीए चाहता है कि सीएम नीतीश अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको एकदम सलाखों पे रखा जाए। इधर एक और मामला चल रहा है, ममता के दूत बन के शत्रुघ्न सिंह आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, रातों रात बातें हो रही है और उनकी मुलाकात सीएम नीतीश की नज़दीक है उनको बढ़ा रही है। क्या कुछ बात है, क्या कुछ एक बार बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने वाला है? बाबा से बात करेंगे। बाबा, क्या चल रहा है? एक बार देखिए, जो बातें आपने कही उसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के बाकी के सारे एपिसोड अब वो थोड़ा पीछे हो गए। देखिए, बिहार की राजनीति हर मिनट बदल रही है, हर मिनट बिहार की राजनीति एकदम आप समझ लीजिए कि जब हम खबर कर रहे हैं 24 घंटे आप वेट कीजिए। 24 घंटे में बिहार की राजनीति में या तो बहुत बड़ा सुनामी आएगा, सबको बहा के ले जाएगा, या फिर एक ऐसा मजबूत गठबंधन बन जाएगा जो हिलाने डुलाने से भी नहीं हिले डुलेगा। ये दो बातें मैं कह रहा हूँ। लगातार करीब पिछले 10 दिनों से लगातार भारत लाइव ये बात कह रहा है कि जो भी खबरें चल रही हैं वो सब हवाई खबरें हैं, लेकिन चूंकि हम भी इस मार्केट का हिस्सा हैं, खबरों के बाज़ार में हमारा भी एक नाम है, इसलिए उन खबरों के तह में जा कर के हम हकीकत को खोज करके ढूंढ करके छांट छूट करके ले आकर के रखते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेचैनी आरएसएस की बढ़ी हुई है। आरएसएस की बेचैनी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, मोदी का परिवार, चौकीदार पिछली बार था, इस बार मोदी का परिवार था, तो चौकीदार तो पास कर गया लेकिन मोदी का परिवार टूट गया। जैसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाया। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने, बहुत सारे संत होते हैं जो अपना परिवार छोड़ देते हैं, हो सकता है कि राष्ट्र संत के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हो तो उन्होंने परिवार को छोड़ दिया हो। माँ से उनको बहुत प्यार था, जिसकी तस्वीरें वो अक्सर लाया करते थे, दिखाया करते थे। ये सब बातें हम नहीं करने जा रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जो परिस्थितियाँ बनी थी उसमें नरेंद्र मोदी 2024 में पूरी तरह से असफल रहे। अब पूरी तरह से असफल कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप परीक्षा देने जाइए और आप 32 नंबर लेकर के आइए तो फेल हो जाइएगा, लेकिन यदि आप 59 नंबर लेकर के आइए तो पास तो सेकंड डिवीजन में होइएगा लेकिन फर्स्ट नहीं होइएगा, तो वो भी असफलता की एक निशानी है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ने 240 सीटें ला करके कहीं ना कहीं अपने आप को असफल साबित किया। 400 का लक्ष्य दिया हुआ था और 240 लेकर के आए हैं। आप 300 पर भी आते तो एक समझा जाता कि नहीं, ये स्टूडेंट ने बेहतर एग्जाम की तैयारी की थी और अपने हर विषय पर
अच्छा शोध किया था, चलिए 400 नहीं लेकर के आए, डिस्टिंक्शन नहीं लेकर के आए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। अब नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे पार्टी से आते हैं जिस पार्टी को ठप्पा लगा हुआ है कॉम्युनल का, जो सेकुलर पार्टियां हैं, और भाजपा को छोड़कर बाकी सब सेकुलर हैं। उद्धव ठाकरे पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कॉम्युनल कहे जाते थे, आज वो सेकुलर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नकेल कस के रखते थे, अब वो साथ में हैं। चंद्रबाबू नायडू बाहर भाग गए थे, फिर से आए हैं तो सेकुलर मिजाज लेकर के आए हैं, और इन दोनों के सेकुलर मिजाज को पूरा पूरा कुशन मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में जो आरएसएस है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आने वाले जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और आगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकारें हैं, वहां क्या होगा। एक चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर के, चलिए नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई अगर अमित शाह आ गए तो हम सरकारें बदल देंगे। नरेंद्र मोदी को थ्रेट कर देते हैं कि अमित शाह को मत भेजिएगा बिहार, अमित शाह को किसी भी मामले में मत सामने रखिएगा। तो चलिए इनकी बात तो मान लिए, लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जिन राज्यों में मुख्यमंत्री रहते हुए ये दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, इनके बिना वहाँ कोई फैसला ही नहीं लिया जाता है, जो भी वहाँ बैठा हुआ डम्मी के रूप में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के लिए क्या किया जा सकता है, उस राज्य के लोगों की भावनाओं और उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेगा। ये सारी बातें आरएसएस के जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में आरएसएस काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आरएसएस वो धड़ा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने तक का सारा काम किया है, और एक ऐसी संस्था बताई जाती है जो संस्था भले ही उसको आप जितना भी कोमल कह लीजिए, कट्टर कह लीजिए, जो कह लीजिए, हिंदू कट्टरवाद कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर डिजास्टर होता है तो उसको मैनेज करने के लिए आरएसएस जाती है। वो 4 जगह जहाँ राज्य में चुनाव होना है वहाँ पे भी बीजेपी का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, तो आरएसएस का चिंताजनक होना तो लाजमी है। आप कल की बात करें, कल मैंने जो खबर किया था उसकी बात कर रही हैं आप। बिल्कुल, जिन राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ी है, और उनको पिछाड़ने वाली कौन है, तो महाआघाड़ी। जिन लोगों के साथ आपने छल किया था, जिन लोगों की पार्टी तोड़ करके आपने सरकार बनाई थी, या हम ये भी मान लेते चलिए आपने नहीं तोड़ा, वो स्वतः टूट के आए थे, लेकिन रात भर जो ड्रामा चला, आपने 4 बजे भोर में किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी, 3 घंटा के अंदर में मुख्यमंत्री को कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब क्या ड्रामा है, लोग खुली आंखों से ये सब देख रहे थे। तो वहाँ महाराष्ट्र में जहाँ एक बड़ा सब कुछ होने वाला है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो सीटें थी 48, उन सीटों पर आप खरे नहीं उतर पाए। इसके अलावा अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में भी जिस तरह का आपने काम किया, हेमंत सोरेन को उनकी दोबारा ले लिया कुर्सी, उनकी भाभी सीता सोरेन को ला करके आप सत्ता पर आना चाहते थे, लेकिन वो तो हेमंत सोरेन ने ऐसा दाव खेला कि आप चारों खाने चित्त हो गए। तो यहाँ भी स्थिति है। अगर बात करें हम हरियाणा की, तो यहाँ भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी आप 10 में से 5 सीटें हार गए, तो यहाँ भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। और आरएसएस इन सारी चीज़ों को, सारे स्ट्रक्चर को देख करके अब वो अंतिम फैसला ले रहा है। और आरएसएस ने 15 अगस्त से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बुला करके, उनके थिंक टैंक को बुला करके और थ्रेट कर दिया है। मैं थ्रेट शब्द यूज कर रहा हूँ, डरा दिया है, अरे मैंने धमकाया है, डराया छोड़िए, धमकाया है कि यदि 15 अगस्त है इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस आज के डेट से 14 अगस्त से लेकर के 60 दिनों तक आपको हम टाइम दे रहे हैं। इन 60 दिनों में आपने सब कुछ अगर नहीं बदल दिया, हम सर्वे कराएंगे 60 दिन के बाद, अगर कुछ नहीं बदला तो आप समझिए कि आप गए। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आई कि मोदी शाह युग का भारतीय जनता पार्टी में अंत हो सकता है यदि आरएसएस का ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, आरएसएस का जो सर्वे रिपोर्ट है और आरएसएस ने जिस तरह से थ्रेट किया है, धमकाया है, उसके बाद अगर ये रास्ते पर नहीं आते हैं। इसके एक्शन का सबसे पहला एक्शन कि इसमें आपने देखा होगा कि बिहार से, अन्य राज्यों से, सभी राज्यों से जो वहाँ के सीनियर लीडरान हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो
कोर टीम के मेंबर हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया 17 तारीख को। 17 तारीख को बुला करके एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा गया था कि मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इसी चुनाव में कहा गया था कि मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस के बिना भी हम सत्ता में आ हो जाएंगे। सकता है कि उस मीटिंग में कोई नरेंद्र मोदी फैसले भी ले सकते हो। नहीं, उस मीटिंग में तो फैसला, अब जैसे मान लेते हैं कि हम कोई आदेश जारी कर दिए और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी आदेश जारी कर दिए, मेरे आदेश का कोई वैल्यू है? नहीं, जो हमारे संपादक ने जारी किया वो आदेश न मान्य होगा? हम तो डम्मी आपके संपादक हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आरएसएस ने अगर कुछ लागू कर दिया है तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उस स्ट्रक्चर पे चलना होगा, बनाना होगा, नीतियाँ देनी होगी कि ये हमसे हमारे साथ कहा गया है, इस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं, 60 दिनों में हम कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने आप को। ये स्ट्रक्चर बताया गया है। और इसमें एक फार्मूला आरएसएस ने दिया है कि एकमात्र ऐसा शख्स है इस देश में जो पूरे स्ट्रक्चर को गड़बड़ा सकता है, जो ऐसा है कि पूरा दूध आप खोआ भी बना दीजिए, वो नमक है, अगर दूध में डाल दीजिए तो फट जाएगा और बाकी के व्यंजन में नहीं डालिएगा तो फीका हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जिनके हाथ में अगर आप एनडीए का कमान दे दीजिए, आपको याद होगा हम शुरू से ही बात बता रहे हैं कि अगर एनडीए का कमान, स्टीयरिंग जो है नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया जाए तो नीतीश कुमार भी खुश और एनडीए भी खुश। लेकिन एनडीए के बाकी के जो दल हैं वो खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक सवाल ये है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी डर लगता है। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से ममता फार्मूला आपको नजर आया होगा, लेकिन इस ममता फार्मूला से नाराज या फिर डरी हुई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक नए स्ट्रक्चर की बात कर रही है और ममता फार्मूला फेल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर नीतीश कुमार 15 अगस्त के भाषण में एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है ना कि दो जगह का पढ़ाई देखिए, एक मदरसा में पढ़ाई देखिए, अलीफ बे ते ऐसे किया जाता है। काहे से किया जाता है पता है? रिदम के लिए, रिदम के लिए किया जाता है। कुछ रिदम में ककहरा जब पढ़ाया जाता है क इतना जोर से बोला जाता है लंबा, वो रिदम के लिए कि बच्चों को याद हो जाए। एक क बोलने में उसको जितना लंबा खींचना पड़ता है, ये रिदम है। उसी तरह से बार बार ये करने की कोशिश की जा रही है कि याद रखिए कि कैसे आपको आगे चलना है। आप बहुत महीन रस्सी पे चल रहे हैं, इतनी महीन रस्सी पे चल रहे हैं कि कभी भी टूट सकता है, तो आपको संभल के चलना होगा या छटक जाइएगा। अब ऐसी स्थिति में जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को ये पता चल गया कि नीतीश कुमार खूब कोशिश हम लोग किए लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो भड़काया जाए, हो सकता है भड़किए गए आ जाए। आपने देखा होगा कि आज ही तेजस्वी यादव का बयान, एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार को उन्होंने असफल मुख्यमंत्री कहा है, जिनके साथ छोड़ने की आज से 3 महीना पहले तक उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री किसी को नहीं कहते थे। तो ये है राजनीति, और इस राजनीति में यही वो महीन लकीर है जिस लकीर को बड़ा करने के लिए, पार करने के लिए और इस महीन रस्सी पर चलने के लिए आपको पूरा साधना पड़ेगा। कभी आप देखिए हैं जो तमाशा सड़क पे करने वाले लोग होते हैं, जिसमें एक रस्सी को ऐसे 2 डंडी पे रख दिया जाता है और उस पर एक बच्ची चलती है। उसका बैलेंस इतना ज़बरदस्त होता है कि वो हाथ में डंडा रखती है कि गिरेंगे तो रोक लेंगे, लेकिन उस डंडे का प्रयोग वो नहीं करती है, यानी कि उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नीतीश कुमार को रोक के रखना पड़ेगा और नीतीश कुमार के प्रताड़ना से बाकी के अपने एनडीए के साथियों को बचाना भी होगा। ये दोनों काम करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव का तेवर नज़र आया, वो बता रहा है कि नीतीश कुमार जब 15 अगस्त के प्राचीर से भाषण करेंगे तो 2005 से पहले का चर्चा करेंगे। हो सकता है कि बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां हैं 24 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। जो प्रचार करेंगे, जो लोगों से बात करेंगे, उसमें निश्चित रूप से बात करेंगे 2005 से पहले के बिहार की और इसके साथ साथ परिवारवाद की। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बाबा से बात की और कल 15 अगस्त है, जिस तरीके की हम चर्चा करते आ रहे हैं, संभावित है कि कल कुछ हो सकता है। केंद्र के भाषण में, राज्य के भाषण में जो भी सीएम बोलेंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।